नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। बाल विकास और शिक्षा साथी कक्षाएं जो मैंने चैप्टर 5 के बाद रोक रखी थी, उसकी एक वजह थी कि मैं चाह रहा था कि जितने भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिए हैं पहले उन सभी के प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को हम सॉल्व करें, जिससे कि आपकी थ्योरी और अच्छी हो जाए। तो उसी क्रम में आज अध्याय 1 शिक्षा और मनोविज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला को मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। आशा आपको अवश्य पसंद आएगा। इसके अलावा बहुत जल्दी ही पर्यावरण की कक्षाओं के प्रश्नोत्तर की श्रृंखला भी हम शुरू करेंगे। चूँकि अभी किसी परीक्षा में थोड़ा समय है तो हम तैयारी को बहुत गहराई से और बहुत प्रभावी तरीके से करके आगे चलेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं अध्याय 1 शिक्षा और मनोविज्ञान प्रश्न श्रृंखला। अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है प्रश्न 1। तो प्रश्न 1 इस प्रकार है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। ऑप्शन ए बालक का, ऑप्शन बी अध्यापक का, ऑप्शन सी अभिभावक का और ऑप्शन डी प्रशासक का। तो ध्यान रखिएगा, आपने एक लाइन पढ़ी होगी, शिक्षा बालक के लिए है न कि बालक शिक्षा के लिए। इसका अर्थ है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है, इसीलिए शिक्षा बाल केंद्रित है। और शिक्षा बाल केंद्रित है तो शिक्षा से जुड़ा हुआ है मनोविज्ञान अर्थात बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होगा? बालक का होगा, क्योंकि शिक्षा के द्वारा हम बालक का सर्वांगीण विकास करते हैं और बालक के व्यवहार को समझने में मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में बालक का सबसे प्रमुख स्थान है। तो पहले प्रश्न के बाद अब आपकी स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। देखिएगा, पहले प्रश्न से मिलता जुलता प्रश्न है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ऑप्शन ए विषय केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन बी शिक्षक केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन सी क्रिया केंद्रित शिक्षा और ऑप्शन डी बाल केंद्रित शिक्षा। तो ध्यान रखिएगा, लगभग वही क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है कि मनोविज्ञान की मदद से हम शिक्षा प्रक्रिया के दौरान पूरा फोकस किस पे करते हैं? बालक पर करते हैं। और बालक पर फोकस करने का अर्थ है कि बालक के व्यवहार को समझते हैं, क्योंकि वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। बालक के व्यवहार को समझते हैं, बालक किस प्रकार सीखता है या बालक का विकास कैसे किया जाए, ये समझने में मदद मिलती है हमें मनोविज्ञान की दृष्टि से। तो मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या हो गया कि शिक्षा कैसी है? बाल केंद्रित शिक्षा है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर होगा कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, बाल केंद्रित शिक्षा। ये चैप्टर आप पढ़ते भी हैं और CDP में मेरे ख्याल से 7वां या 8वां चैप्टर भी टाइटल यही है, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा। तो 2 प्रश्न आपके हल हो गए। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? आपको पता है कि प्रारंभ में मनोविज्ञान की उत्पत्ति अरस्तू के दर्शन शास्त्र से हुई है। अरस्तू ने उसको आत्मा का विज्ञान कहा, तो प्रारंभ में मनोविज्ञान किसका अंग था? दर्शन शास्त्र का अंग था। ऑप्शन ए दर्शन शास्त्र बिल्कुल सही है। बाकी के 3 ऑप्शन नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र और भौतिकी ये सही नहीं है। तो इस प्रश्न मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तो दर्शन शास्त्र का अंग था। और आपको पता है कि अरस्तू के दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की शुरुआत हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। ये कथन है। देखिएगा, ये जो कथन है, इस कथन में किया क्या गया है? ये कथन ऑप्शन दे रखा है टिंचनर का, वुंट का, वुडवर्थ का, मैकडूगल का। तो देखिए इसका सही आंसर है वुडवर्थ का। मैं थोड़ा इसके बारे में बता दूं। ये जो कथन है वुडवर्थ का, इसका ये अर्थ है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो विकास क्रम है, शिक्षा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान का जो विकास क्रम है, सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। उसके बाद फिर शिक्षा को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा। उसके बाद फिर चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा और वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। तो सबसे पहले आत्मा का विज्ञान था, वो हटा, यानी कि आत्मा का परित्याग किया। फिर अपने मन का, क्योंकि आत्मा का विज्ञान के बाद मन के विज्ञान कहा गया, तो मन का विज्ञान का भी परित्याग किया। उसके बाद फिर चेतना का विज्ञान कहा गया, तो उसको भी हटाया गया। बाद में
तो यानी कि पहले आत्मा का परित्याग, फिर मन का, फिर चेतना का, और सबसे लास्ट में वर्तमान में क्या है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अर्थात उन्होंने विकास क्रम को एक परिभाषा के रूप में संजोया हुआ है। तो ये कथन किसका है? वुडवर्थ का है। मैंने आपको जो पढ़ाया था तब विशेष महत्वपूर्ण तथ्य में मैंने आपको कराया था। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आपने अगर मेरे लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं तो लेक्चर 2 आप देखेंगे तो लेक्चर 2 CDP में आपको अध्याय 1 शिक्षा और मनोविज्ञान में सारे स्टेटमेंट आपको मिल जाएंगे। चलिए अगला आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? देखिएगा, सीमा का मतलब होता है लिमिट, कि आपके पास कोई भी एक सुविधा है या आपके पास कोई एक टूल है, कोई एक औजार है, और उस औजार की अपनी क्षमताएं हैं कि इस क्षमता के बाद वो बहुत अच्छे से काम नहीं करता, तो इसे सीमा कहा जाता है ना, लिमिट कहा जाता है। तो देखिएगा क्या है, दोबारा मैं प्रश्न को दोहराता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान एक इस विकल्प के बाद शिक्षा मनोविज्ञान थोड़ी सी समस्याओं का सामना करता है। तो पहला है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान किया जाता है या उनके बारे में जाना जाता है। दूसरा है कक्षा की समस्याओं का समाधान। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, शिक्षा मनोविज्ञान में ये भी होता है, ये सीमा नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा हम कक्षा की समस्याओं का समाधान करते हैं, बालकों को समझते हैं, बालकों को क्या समस्याएं हैं अधिगम के दौरान, उनकी समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, ये भी हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सीखते हैं। तीसरा है बाल केंद्रित शिक्षा। तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा शिक्षा मनोविज्ञान की एक विशेषता है बाल केंद्रित शिक्षा। अब आते हैं ऑप्शन डी पर, वैयक्तिक विभिन्नताओं की समस्या। देखिएगा, वैयक्तिक विभिन्नताओं की समस्या की अगर बात करें तो नॉर्मली शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम वैयक्तिक विभिन्नताओं को भी पढ़ते हैं, और वैयक्तिक विभिन्नताओं को पढ़ने के बाद क्या होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा हम कक्षा का जो विविधतापूर्ण वातावरण है उसको हम आसानी से संभाल लेते हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान उतना प्रभावी नहीं होता, कक्षा में विविधता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं देखिए, अगर इस ऑप्शन डी को लिया जाए तो एकदम से नहीं कह सकते कि वैयक्तिक विभिन्नताओं को हैंडल करने में शिक्षा मनोविज्ञान काम नहीं करता है। लेकिन अगर इस प्रश्न की प्रकृति पर देखा जाए तो पहले 3 जो ऑप्शन आपके समक्ष हैं ये बहुत आसान हो जाते हैं शिक्षा मनोविज्ञान दृष्टि से, कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान होता है अच्छे से। ऑप्शन डी, कक्षा की समस्याओं का समाधान भी अच्छे से कर सकते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर, शिक्षा बाल केंद्रित हो जाती है। तो ऑप्शन डी कहीं ना कहीं थोड़ा मैच करता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की यह एक सीमा है कि जब वैयक्तिक विभिन्नताएं हद से ज़्यादा बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षा मनोविज्ञान का जो एक उपयोगिता है वो सीमित हो जाती है। तो इसीलिए ऑप्शन डी शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 है, शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी C.V. वुड, ऑप्शन सी J.M. स्टीफन और ऑप्शन डी C.H. जुड। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ये जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई थी और समझाया था कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, बालक के शैक्षिक विकास का एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। अर्थात हम ये देखते हैं कि बालक किस अवस्था में किस प्रकार से सीखता है। तो शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध या व्यवस्थित अध्ययन किसके अंदर करते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर करते हैं। और यह कथन किसका है? J.M. स्टीफन का है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी सही है, J.M. स्टीफन का। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए, ऑप्शन ए, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, ऑप्शन बी, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, ऑप्शन सी, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, और ऑप्शन डी, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो आप सब जानते हैं ऑप्शन डी सही होगा, इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। मैंने आपको बताया था जब चैप्टर पढ़ाया था कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान किसी भी शिक्षक की सहायता करता है बालकों को बेहतर ढंग से समझने में, कि वो बालकों के व्यवहार का बेहतर ढंग से अध्ययन कर सके,
अगर शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है तो बालकों को बेहतर ढंग से समझेगा और समझने के बाद उसको पता लगेगा कि बालक कैसे कैसे सीखते हैं, तो उनको सिखाने की प्रभावी विधियों का उपयोग करेगा, प्रभावी तरीके से सिखाएगा। तो कुल मिला के रिजल्ट क्या होगा कि उस टीचर का शिक्षण क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किसी भी टीचर के लिए उसके शिक्षण को प्रभावी बनाने का एक माध्यम है। तो ऑप्शन डी इसका सही है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। चलिए क्वेश्चन 7 के बाद अब आपके समक्ष क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? लिखेगा, क्योंकि पहला चैप्टर है, आसान है, आगे के चैप्टर्स आएंगे और इनफैक्ट जब आपके जीन पे आगे शुरू होगा तो चीज़ें बहुत टफ हो जाएंगी। पहला चैप्टर बहुत आसान है, इसके बाद थोड़ा हर अगले चैप्टर में लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। तो आप समझ रहे हैं कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि शिक्षक ये समझे कि बालक किस प्रकार से सीख रहे हैं, बालक को सीखने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ रही हैं, बालक की समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। तो ये सब किसके द्वारा सीखता है टीचर? शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक को यह पता लगता है कि वह बालक की क्षमताओं को समझ ले कि बालक की क्या क्षमता है, बालक पिछड़ा है, बालक प्रतिभाशाली है, बालक सृजनशील है। तो उसके बाद उसकी क्षमताओं को और उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण प्रक्रिया को चालू करे। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आएगा। तो देखिएगा, अब मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूँ। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए और निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? पहला शिक्षा समाजशास्त्र, ऑप्शन बी सामाजिक दर्शन, ऑप्शन सी मीडिया मनोविज्ञान और ऑप्शन डी शिक्षा मनोविज्ञान। तो आप सब समझते हैं, आसान क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान इस क्षेत्र से संबंधित है कि वह एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए और उन क्षमताओं को समझने के बाद ही शिक्षा प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। 8 क्वेश्चन के बाद 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये कथन किसने कहा था? मैंने आपको बताया था। ये कथन किसका है? स्किनर का है, B.F. स्किनर, ठीक है ना। तो इनके अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ऑप्शन ए B.N. झा, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी डेविस, ऑप्शन डी वुडवर्थ। तो ऑप्शन बी सही है, स्किनर का है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन 10 की ओर। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मनोविज्ञान के विकास का क्रम, सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन या मस्तिष्क का विज्ञान, उसके बाद नंबर 3 पर चेतना का विज्ञान और नंबर 4 पर जो वर्तमान में चल रहा है वॉटसन के द्वारा दिया गया व्यवहार का विज्ञान। तो हम क्या करते हैं? मनोविज्ञान के अंतर्गत किसी भी बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं और बालक के व्यवहार का अध्ययन करने के बाद जब मनोविज्ञान को आप शिक्षा से जोड़ते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान बालक को समझता है और उस समझ के आधार पर शिक्षा द्वारा उसकी समस्याओं को दूर करके उसके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया जाता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन नहीं, ऑप्शन बी आत्मा का अध्ययन नहीं, ऑप्शन सी शरीर का अध्ययन बिल्कुल नहीं, ऑप्शन डी व्यवहार का अध्ययन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? ऑप्शन ए मानव व्यवहार का अध्ययन बिल्कुल सही है, मानव व्यवहार का अध्ययन। मेन तो यही है कि हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो शब्द मनोविज्ञान है उससे मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं और शिक्षा के द्वारा उसके संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करते हैं। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आपके समक्ष आता है कि संबंध किससे नहीं है वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना ध्यान से करना है, क्योंकि समस्या क्या होती है, जब किसी भी प्रश्न में स्टेटमेंट में नहीं है लिखा होता है तो नहीं है वाले प्रश्नों में 3 ऑप्शन सही होते हैं। सही है का मतलब उनके स्टेटमेंट अपने आप में सही होते हैं, लेकिन प्रश्न में नहीं है पूछा है तो प्रश्न के एंगल से वो 3 गलत हो जाते हैं और जो गलत होता है वाकई में वो प्रश्न के एंगल से सही होता है। समझ रहे हैं ना आप? तो जिन प्रश्नों में नहीं है लगा हो उसमें याद रखिएगा नहीं है वाले प्रश्नों को ध्यान से करना है, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन अगर अलग अलग देखा जाए तो वो सही बात कह रहे हैं, लेकिन चूंकि प्रश्न में पूछा है नहीं है तो वो ऑप्शन के हिसाब से गलत हो जाएंगे और जो स्टेटमेंट गलत है वो प्रश्न के हिसाब से सही हो जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप पहला स्टेटमेंट देखें नहीं है आपके दिमाग में ना हो और आप उसे खटाक से टिक करके आगे बढ़ जाएं,
तो ऐसा ना करें, ध्यान से पढ़ें और ख़ासकर उन प्रश्नों को जिनमें नहीं है लगा हो। मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि जब भी आप पेपर सॉल्व करें और जब प्रश्न पढ़ें तो नहीं है वाले पर आप एक टिक लगा दें कि नहीं है लिखा हुआ है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन है, मानसिक क्रियाओं का अध्ययन बिल्कुल करेंगे हम। जीन पियाजे का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, तो मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। आपने पढ़ा होगा मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, ये सब पढ़ेंगे। सीखने के तरीकों का अध्ययन बिल्कुल सही है, सीखने का तरीका भी व्यवहार के अंतर्गत आता है कि जब हम किसी बालक के व्यवहार का अध्ययन कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके व्यवहार में ये देखते हैं सीखता कैसे है, तो ये भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आ गया। ऑप्शन डी है संचार माध्यमों का अध्ययन। तो संचार माध्यम कौन से होते हैं? आपका मोबाइल फ़ोन, आपका ईमेल, आपका वेबसाइट, ठीक है ना, या चिट्ठी इत्यादि भी संचार का माध्यम है। संचार का मतलब है कि अपने विचारों या संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना। तो आपने देखा कि संचार माध्यमों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? ऑप्शन डी संचार माध्यमों के अध्ययन से नहीं है, बाकी के तीनों से है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, शिक्षा मनोविज्ञान कला भी है और विज्ञान भी है। कैसे शिक्षा मनोविज्ञान कला कैसे है? ध्यान रखिएगा, एजुकेशन साइकोलॉजी के दौरान आप क्या करते हैं, बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें करते हैं, बहुत सारी कलात्मक चीज़ें करते हैं बच्चे को सिखाने के लिए कि प्रत्येक बच्चा अलग तरह से सीखता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर की कला का उपयोग करते हैं, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को यूज़ करते हैं। विज्ञान की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं जो हर जगह अप्लाई होते हैं कि बालक शैशवावस्था में ऐसे ही सीखेगा, बाल्यावस्था में ऐसे ही सीखेगा। तो वो सिद्धांत और नियम क्या आधार है उनका? विज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान कला भी है और विज्ञान भी है। तो ऑप्शन ए, प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी विध्यात्मक विज्ञान। विध्यात्मक विज्ञान का मतलब है विधा, विधा है ना, विधा प्लस विज्ञान। विधा का मतलब है कोई कला, तो कला और विज्ञान दोनों है। किसी किसी जगह ऑप्शन सी की जगह कला और विज्ञान दोनों दिया होता है। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान कला भी है और विज्ञान भी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, विध्यात्मक विज्ञान। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, जब भी आपसे प्रश्न पूछा है सत्य असत्य वाला, तो समझना सत्य कौन सा है, क्योंकि सत्य पूछा है तो 3 स्टेटमेंट गलत होंगे, 1 सही होगा। अगर प्रश्न में सत्य पूछा है तो 1 स्टेटमेंट सही होगा, 3 गलत होंगे। अगर बाई चांस असत्य पूछा है तो 3 सही होंगे, स्टेटमेंट 3 सही होंगे अलग अलग देखने पर, लेकिन सही का मतलब है प्रश्न के हिसाब से गलत है, और 1 स्टेटमेंट जो गलत दिख रहा होगा प्रश्न के हिसाब से वही सही होगा। जैसे मैंने नहीं है वाले बताया कि अगर पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, इसका मतलब क्या है कि एक जो गलत दिखाई दे रहा है वही आंसर सही है। तो जहाँ असत्य आ जाए, जहाँ नहीं आ जाए, वहाँ आपको ध्यान रखना है कि बहुत केयरफुली क्वेश्चंस को करना है। तो आप यहाँ देखिएगा कि प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करते हैं या सृजन करते हैं। ऑप्शन बी, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। गलत बात है, विद्यालय में आने से पहले बालक बहुत सारा अपने परिवार और पास पड़ोस से सीख के आता है। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। बिल्कुल गलत है, अधिगम प्रक्रिया बहुत ही आनंददायक होती है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से टीचर जब बच्चे का अध्ययन करके, बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करके पढ़ाता है तो बहुत ही आनंददायी प्रक्रिया है शिक्षा। तो ऑप्शन सी गलत होगा, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी, बच्चे यथावत सीखते हैं जैसे जो उन्हें पढ़ाया जाता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। आप बच्चों को जो पढ़ाएं बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही सीख ले। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इसका कथन का मतलब क्या है? देखिए, इसका ऑप्शन ए सही है, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। उसका रीज़न है, शिक्षा जो कि प्रगतिशील शिक्षा है और बाल केंद्रित है, इसका एक सिद्धांत है कि शिक्षक की भूमिका क्या है? बच्चे को सिखाने की नहीं, शिक्षक की भूमिका है बालक को सीखने लायक एक माहौल तैयार करके दे। उस माहौल में बालक अपने आप सीखेगा, और अपने आप सीखेगा तो क्या करेगा? अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करेगा। तो ऑप्शन ए, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये एक जीन पियाजे आपके एक मनोवैज्ञानिक, उन्होंने कहा था बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं और सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं। जीन पियाजे ने बच्चों को क्या कहा? नन्हे वैज्ञानिक और
सक्रिय ज्ञान निर्माता। नन्हे वैज्ञानिक का मतलब क्या है कि वैज्ञानिक देखा है ना आपने, अपने आप ही नई नई चीज़ों की खोज करता है, यानी कि अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। इसके अलावा सक्रिय ज्ञान निर्माता, यानी कि ज्ञान का निर्माण भी खुद करते हैं एक्टिव रह के। तो उनके हिसाब से पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन या निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बहुत बार प्रश्न आया है ये, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? पॉइंट ए, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। ऑप्शन बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ऑप्शन सी, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। ऑप्शन डी, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान का कहना है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ऑप्शन बी सही है। क्यों कहना है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है? ये क्यों कहा जाता है कि कोई भी दो बालक अपनी क्षमताओं, अपनी योग्यताओं, अपनी रुचियों, अपनी आदतों, अपने सीखने के तरीकों में एक से नहीं हो सकते। सभी बच्चों में कुछ ना कुछ व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, यानी कि दो बच्चे कभी भी अपनी आदतों में, अपनी योग्यताओं में, अपनी रुचियों में एक से नहीं होते। इसलिए प्रत्येक बच्चा क्या है? विशिष्ट है। ध्यान रखिएगा, ये कई बार प्रश्न आया है कि प्रत्येक बच्चा, हमें लगता है विशिष्ट का मतलब है कुछ स्पेशल, ऐसा नहीं है। विशिष्ट कहने के पीछे उद्देश्य सिर्फ ये है कि हर बालक अपने आप में यूनिक है, अलग है। हर बालक की अपनी क्षमताएं अलग हैं, हर बालक की अपनी रुचियाँ, आदतें अलग हैं, हर बालक के अपने इंटरेस्ट के फील्ड अलग हैं, इसलिए प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है। तो प्रश्न 14 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। देखिए, प्रश्न वही रिपीट हुआ है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की किस प्रकार सहायता करता है, लेकिन इसके ऑप्शन चेंज हो गए हैं। ये प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित करने में मदद करता है। ऑप्शन बी, परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है। ऑप्शन सी, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। और ऑप्शन डी, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ध्यान रखिएगा, बाल मनोविज्ञान यानी कि बालकों के व्यवहार का अध्ययन, मनोविज्ञान अर्थात व्यवहार का अध्ययन, बाल मनोविज्ञान अर्थात बालकों के व्यवहार का अध्ययन। और मनोविज्ञान में जब शिक्षा जोड़ देते हैं तो बनता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की बात समझिए, मनोविज्ञान अलग है, कॉमन वर्ड है कि व्यवहार का अध्ययन, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यवहार का अध्ययन, और मैं कहता हूँ शिक्षा मनोविज्ञान तो शिक्षा प्लस मनोविज्ञान, अर्थात मनोविज्ञान के माध्यम से बालकों के व्यवहार का अध्ययन, उनकी आवश्यकताओं का पता लगाना, उनकी योग्यताओं का पता लगाना और शिक्षा के द्वारा उनका संपूर्ण विकास सुनिश्चित करना, तो बन जाता है शिक्षा मनोविज्ञान। यहाँ पे कह रहे हैं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? क्योंकि बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जा सके। क्योंकि जब तक आप बालक के व्यवहार का अध्ययन नहीं करेंगे कि बालक किस प्रकार से सीख रहा है, बालक की क्या क्षमताएं हैं, बालक की क्या आवश्यकताएं हैं, तब तक शिक्षा प्रक्रिया उतनी प्रभावी नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी सही है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। वही क्वेश्चन रिपीट है लगभग, कुछ ऑप्शन चेंज करने के बाद। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है बालक, ठीक है ना। अच्छा शिक्षक नहीं, शिक्षण प्रक्रिया नहीं, विद्यालय नहीं, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक होता है क्योंकि शिक्षा कैसी है? बाल केंद्रित है। देखिएगा, ये एक छोटा चैप्टर था, प्रश्न 16 ही थे इसमें। और इसके अलावा जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेंगे तो प्रत्येक चैप्टर में प्रश्नों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जिसमें एक एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन है। तो मैं कोशिश किया करूँगा कि एक ज़्यादा बड़े जब प्रश्न होंगे तो मैं आधा 5-5 घंटे के भाग में डिवाइड करूँगा। और यकीन मानिए क्वेश्चन में एक भी नहीं छोड़ने वाला। ये क्वेश्चन 16 बहुत जल्दी हो गए, 20-25 मिनट में हो गए, क्योंकि आसान प्रश्न थे। जब जटिल प्रश्न आएंगे तो उनकी व्याख्या जब की जाएगी तो व्याख्या करते समय क्या होगा, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। और जिस किसी अध्याय में ज़्यादा प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को मैं 2 या 3 भाग में कराऊंगा, लेकिन कोई प्रश्न छोड़ा नहीं जाएगा। तो आप एक बार थ्योरी पढ़ लें, उसी चैप्टर के प्रश्नों कर लें, और इस प्रश्नों की पूरी PDF आपको चाहिए तो व्हाट्सअप करें आप, और आपको वो सब PDF मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।